मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, और आज का पाठ है आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ यानी ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो बच्चों, मैं CS पटेल, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वर्चुअल क्लास दादर मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, चित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र में व्यक्त मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में सोचिए। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में देखिए कि संवाद किस तरह से हो रहा है। राइट। तो चलिए देखिए, व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी बहुत धूप है, हवा भी नहीं है, मुझे अंधड़ आने की संभावना लग रही है, जल्दी घर के अंदर चलते हैं। राइट बच्चों, तो चित्र को आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है चारपाई पर, और उसके पीछे देखिए, जिस आप पहचानने का प्रयास कीजिए, पहनावा देखिए। बच्चों, इसके साथ महिला के द्वारा जो कहा गया वो सुनिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलिए जल्दी। यानी बच्चों, तेज धूप है, हवा भी नहीं है, और ऐसे में अंधड़ अर्थात आंधी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और बच्चों, ऐसे में घर के बाहर रहना ठीक नहीं है, तो ऐसे में घर के अंदर रहना सुरक्षित है। तो देखिए, अब जो है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो चित्र है ये कहाँ का हो सकता है। आइए एक चित्र और ध्यान से देखिए बच्चों, चित्र का निरीक्षण कीजिए। चित्र में व्यक्त मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में सोचिए। बहुत गर्मी हो रही है। देखिए व्यक्ति किस तरह से बात कर रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है, और कहा हाँ सोहम, मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। अब बच्चों सोचिए कि बहुत अधिक पसीना हो रहा है, तो ऐसे में ये लोग कहाँ हो सकते हैं, ये आपको सोचना है। पीछे की ओर देखिए चित्र, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसकी चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में व्यक्त मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में सोचिए। देखिए, यहाँ पर देखिए एक महिला के द्वारा कहा जा रहा है, बच्चों यहाँ आओ जल्दी, स्वेटर पहनो और फिर खेलो। तो देखिए, माँ को चिंता बच्चों के बारे में, यानी स्वेटर अर्थात गर्म कपड़े पहनने की बात कही जा रही है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने क्या कहा, माँ रुको ना, मुझे खेलने दो। तो बच्चे खेलने में व्यस्त हैं, और माँ जो है, माँ को चिंता है कि कहीं बच्चों को सर्दी न लग जाए। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अब आइए बच्चों, हम तुलनात्मक रूप में देखने का प्रयास करें। चित्रों का तुलनात्मक निरीक्षण कीजिए। चित्रों में व्यक्त मौसम की स्थिति और स्थान के बारे में सोचिए और अपना विचार व्यक्त कीजिए। चलिए तीनों चित्रों को एक साथ रख देते हैं। सबसे बाईं ओर का चित्र देखिए बच्चों, सामान्यतः क्या होता है, अगर आप देख पा रहे हो, राजस्थान के क्षेत्र की बात करें या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, ऐसे में बच्चों वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। आप देख सकते हैं, रेगिस्तान का जो जहाज ऊँट कहा जाता है, उसे ऊँट यानी जो कैमल है वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप पीछे की ओर जो देख पा रहे हैं बच्चों, आपको रेत ही रेत के टीले आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र आप देख करके समझ सकते हैं कि ये ऐसे क्षेत्रों की बात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों की बात हो रही है, डेजर्टेड एरिया की बात हो रही है, रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात हो रही है, जहाँ पर इस तरह के जो धूल भरी आंधी यानी जो रेतीली आंधियों की बात करें, जब आंधी आती है तो वहाँ रेत बड़े पैमाने पर उड़ती है, और ऐसे में बहुत ही लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए उस धूल से, रेत से बचने के लिए, बालू से बचने के लिए अपने घरों में सुरक्षित चले जाते हैं। तो वो आप देख पा रहे हैं। बीच का चित्र ध्यान से आप देखिए बच्चों, ऐसे में जो बहुत गर्मी की बात हो रही है और इसके साथ साथ पसीने की बात हो रही है।
यस, यानी बच्चों यहाँ पर उमस की बात हो रही है। तो आखिर में ऐसे ऐसे क्षेत्र में, खास करके जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, केरल की बात करें, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, और ऐसे में जब वातावरण में अगर हम कहें कि आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं बच्चों, ऐसे में बहुत ही स्थिति क्या हो जाती है, ऐसे में वातावरण में बहुत अधिक उमस हो जाती है और बहुत अधिक जो है पसीना होने लगता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे चित्रों में। ये तो बीच के चित्र की बात हुई। दाहिनी ओर के चित्र को आप ध्यान दीजिए और देख करके समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर जो सबसे दाहिने ओर जो चित्र है, जिसमें माँ को चिंता है अपने बच्चों को सर्दी से बचाने की। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसे क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे कश्मीर की बात करें, कश्मीर की घाटी जहाँ पर ठंडी अधिक रहती है, ऐसे क्षेत्र की बात करें। और बच्चों यहाँ पर जहाँ की हवा में वाष्प की मात्रा जो है कि कम होती है और यहाँ के लोग पूरा शरीर गर्म कपड़ों से ढकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। और ऐसे में बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं जहाँ पर स्वेटर पहनने की बात हो रही है और माँ रुको ना, वो बच्चे जबकि खेलना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, ये जो चित्र देख पा रहे हैं इनका जो संबंध है वो आज के पाठ से है, आज हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं, सामान्यतः मौसम की स्थिति का वर्णन करने वाले वाक्यों का हम उपयोग करते हैं। वायु में स्थित नमी और शुष्कता हम साल भर अनुभव करते रहते हैं। बच्चों रेगिस्तान, शुष्क प्रदेश, तटीय प्रदेश एवं पर्वतीय प्रदेशों में वातावरण की स्थिति में होने वाले परिवर्तन चित्र के संवादों से परिलक्षित होते हैं। तो बच्चों आपने देखा, जहाँ चाहे रेगिस्तान की बात करें, शुष्क अर्थात शुष्क प्रदेश की बात करें, या तटीय प्रदेशों की बात करें, पर्वतीय प्रदेशों की बात करें, ऐसी स्थिति यानी वातावरण में इस तरह के जो परिवर्तन है, ये यहाँ पर जो बातचीत हुई संवादों से परिलक्षित होते हैं। तो बच्चों यहाँ जो चर्चा हुई, उस चर्चा से हम नरम यानी गरम, नम, ठंडा, शुष्क जैसे शब्द हमें मिले। और बच्चों ये शब्द जो है ये वायु या मौसम की स्थिति बताते हैं, दर्शाते हैं। ये गरम, नम, ठंडा, शुष्क जैसे शब्द वायु या मौसम की स्थिति को दर्शाते हैं। बच्चों आपको याद होगा, अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम जो है वो अल्पकालिक होता है, ये मौसम। और जबकि बच्चों जलवायु की जब हम बात करते हैं तो जलवायु यह दीर्घकालीन होता है, लंबे समय तक, यानी ये तो हम यहाँ पर मौसम की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें हम बात करें कि जो साथ ही उनका संबंध वातावरण में उपस्थित वाष्प से है, अर्थात गर्म, नम, ठंडा, शुष्क जैसे जो शब्दों की हम बात कर रहे थे बच्चों, इनका जो संबंध है वह वातावरण में उपस्थित वाष्प से है। वाष्प वातावरण का अदृश्य घटक है। बच्चों वातावरण में वाष्प ये कम या अधिक रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, वह अदृश्य घटक है। किसी भी स्थान के मौसम के बारे में बात करते समय वाष्प का प्रमुखता से विचार किया जाता है। यस बच्चों, जब हम मौसम की बात करते हैं, उदाहरण के रूप में आप समझेंगे, आप अगर मौसम के बारे में सुनते हैं यस, तो आप चाहे समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, तो आप समाचार पत्र या न्यूज़पेपर में आप देखिए, तो जहाँ मौसम लिखा रहेगा वहाँ आप देखेंगे यस, निश्चित रूप से आप देखेंगे वहाँ पर जब हम मौसम की बात करते हैं तो वहाँ पर वाष्प का प्रमुखता से विचार किया जाता है। और बच्चों आप देखेंगे वहाँ पर कि जो आगे हम चल कर के देखने वाले हैं, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, यानी जो है कि आगे हम देखने की बात करेंगे, और जो सापेक्ष आर्द्रता की हम बात करेंगे विस्तार से, तो वहाँ पर आपको दिखाई देती है जब हम मौसम की बात करते हैं। यस, तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं। जो हम विचार करते हैं, थोड़ा विचार करिए कि जब सर्दियों में हम आईने की कांच पर अपना श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है। यस बच्चों, अगर सर्दियों की बात कर रहे हैं यानी ठंडी की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर सर्दियों में आपने शायद अनुभव किया होगा, महाराष्ट्र में तो बच्चों बहुत अधिक ठंडी नहीं पड़ती,
लेकिन बच्चों अगर उत्तर भारत की ओर की बात करें, दिल्ली के क्षेत्रों की बात करें, उन क्षेत्रों में जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, यस, तो बच्चों अगर जनवरी महीने की बात करें, दिसंबर महीने की बात करें, जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो बच्चों ऐसे में जब ठंडी पड़ती है तो आप आईना अर्थात कांच की हम बात करें, आईने की कांच पर अगर आप श्वास छोड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, कभी आपने देखा होगा तो आपने समझा होगा कि ये जैसे ही आप श्वास छोड़ेंगे उस पर, तो तुरंत क्या होगा, उस पर आपको धुआं जैसा दिखाई देगा, उस पर वाष्प की छोटी छोटी बूंदे से वो एक लेयर, एक परत सी जम जाती है। यस, वह आपको कांच जो है धुंधला दिखाई देने लगता है। आखिर वो क्या होता है, वो वाष्प ही अर्थात जल की छोटी छोटी बूंदे ही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वातावरण क्या है, ठंड है, वातावरण में बहुत अधिक ठंडक है, और आपका जो शरीर के अंदर से जब श्वास छोड़ते हैं तो वो क्या है, गर्म है, और गर्म और ठंडा यानी जो बाहर मौसम है उसके कारण बच्चों ये जो कह सकते हैं कि वाष्प की छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो बन जाती है, तैयार हो जाती है। कभी कभी बच्चों आपने महसूस किया होगा, आपने देखा भी होगा, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, अगर हम सांस छोड़ते हैं तो सामान्यतः आप देख सकते हैं, इससे जैसे लगता है कि धुआं निकल रहा है, बट धुआं नहीं रहता, बल्कि वो क्या होता है, ये बच्चों वह जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि वाष्प के रूप में वो निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर ठंडा है और जो सांस आप छोड़ते हैं वो गर्म होती है, इसलिए ऐसा हो पाता है। इस बच्चों तो इस तरह से गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता, गर्मियों में बच्चों क्योंकि वातावरण अगर गर्म है तो ऐसे में आपका जो सांस छोड़ते वो भी गर्म है, तो ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। ये बच्चों तो यहाँ पर आपको विचार करने की जरूरत है। आइए बच्चों हम वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं, इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। यस, वाष्पीकरण जल का भाप में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जल का भाप में यानी वाष्प में रूपांतरण होने की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सूर्य का प्रकाश, ये देखिए किस तरह से पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश के कारण जो जल है यानी पानी गर्म होता है, और बच्चों जब गर्म होता है तो स्वाभाविक है वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और बच्चों जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो आप देखिए उसके बाद वाष्प जो है ऊपर जाकर के किस तरह से जो संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, इसके बाद जब वायु पूरी तरह से संपृक्त हो जाती है और अधिक उसमें सहने की क्षमता नहीं होती, इसके बाद वही जो जल की बूंदें हैं ये वही जो है फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो बच्चों इस वर्षा जब पाठ हम पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर जो इवेपोरेशन है, जो भाप है, वाष्प है, वो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों सूर्य की उष्मा के कारण पृथ्वी के पानी का वाष्प में यस परिवर्तन होता रहता है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है। बच्चों यदि वायु शुष्क एवं गर्म होगी तो वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश आप देखिए, यहाँ पर हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं। यहाँ पर देखिए ये आप सूर्य देख पा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं बड़े पैमाने पर। इसके बाद देखिए किस तरह से वाष्पीकरण हो रहा है। यस, इसके बाद देखिए, ये देखिए जो वाष्पीकरण आप देख पा रहे हैं, इसके बाद जो बादलों का निर्माण हो रहा है। यस, इसके बाद देखिए किस तरह से जो संघनन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन की। इसके बाद बच्चों जो आप देखते हैं फिर वर्षा होने लगती है। राइट, देखिए फिर वर्षा होने लगती है। ये आप वृष्टि या जो है कि वर्षा पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से आप देखेंगे। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से यस वैसे ही शुष्क एवं ठंडी वायु हो तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू रहती है। इसके विपरीत यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राइट, यानी यदि वायु नम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों वातावरण की आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी इन द एयर। यस, वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। वायु में वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है। यस बच्चों,
ध्यान रखिए कि वातावरण की शुष्कता अथवा नमी आर्द्रता अर्थात वाष्प के अनुपात पर निर्भर करती है। एज एयर कूल्स इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू होल्ड लॉट्स ऑफ वाटर। राइट, तो समझ सकते हैं, यस, एज एयर कूल्स इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू होल्ड लॉट्स ऑफ वाटर। बच्चों आप समझ सकते हैं कि हवा जैसे जैसे, यानी हवा जब ठंडी होती जाती है, होती जाती है, त्यों जो ठंडी होती जाती है त्यों त्यों उसमें ये जो वाष्प धारण करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों वायु विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट अनुपात में ही वाष्प धारण कर सकती है। वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है उसकी वाष्प धारण क्षमता कम होती जाती है। अभी हमने चर्चा किया कि वायु जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वैसे वैसे उसकी वाष्प धारण क्षमता जो है वो कम होती जाती है। इसका अर्थ यह है कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण कर सकती है। यस, मतलब इसका यही है बच्चों कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक वाष्प धारण कर सकती है। किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता एवं उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात समान हो जाता है। राइट बच्चों, ऐसी स्थिति जब बनती है, यानी किसी विशिष्ट तापमान पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसकी वाष्प धारण क्षमता और उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी वाष्प धारण क्षमता एवं उपस्थित वाष्प का अनुपात अगर ये इक्वल हो गया, अगर ये बराबर हो जाता है, ऐसे में क्या होता है बच्चों, वायु की ऐसी स्थिति को यस वायु संपृक्त, यानी वाष्प संपृक्त का मतलब सैचुरेशन ऑफ द एयर, यानी वायु जो है वो संपृक्त हो गई है पूरी तरह से। जब जो दोनों समान हो गए, यानी जितना यस वाष्प धारण की क्षमता एवं उसमें, यानी जितनी उसकी क्षमता थी अब उसमें उपस्थित वाष्प का अनुपात भी बराबर हो गया, यानी समान हो गया है, तब ऐसी स्थिति में सैचुरेशन ऑफ द एयर इसे ही कहा जाता है कि वायु अब संपृक्त हो चुकी है। आइए बच्चों एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक कृति है और बच्चों ये कृति जो है वैसे तो आप अपने वर्ग में कर सकते हैं, अपने शिक्षकों के सानिध्य के अनुसार अर्थात उनके मार्गदर्शन में, लेकिन बच्चों ऐसे में अब आप इस कृति को अपने घर पे भी आप कर सकते हैं बड़ों की देखरेख में। राइट, ध्यान रखना है और अपने अनुभव को समझने का प्रयास करना है। बच्चों ये जो एक्टिविटी है उसके लिए क्या करना है, एक ट्रे लेना है, गहरी ट्रे लेना है, जो देखिए उसमें, उसके बाद उसमें जो है कि होल होने चाहिए, कुछ छिद्र होने चाहिए, या बना लीजिए अगर नहीं है तो, लेकिन बना हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद स्पंज का एक टुकड़ा ऊपर रखना है। देखिए किस तरह से रखा गया है, ये स्पंज का टुकड़ा ऊपर रख देना है। तो बच्चों इस तरह से एक स्पंज का टुकड़ा ऊपर रखना है और इसके बाद ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पंज बिल्कुल सूखा होना चाहिए। राइट, तो चलिए यहाँ तक आपने देखा, एक ट्रे ऐसी होनी चाहिए जो कि इसमें छिद्र हो और उसके ऊपर जो है वो आप स्पंज का टुकड़ा रख देंगे। राइट, तो चलिए अब इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बच्चों ये कृत्रिम ने कहा कि आप बड़ों की देखरेख में आपको करना है। अब स्पंज पर बड़े चम्मच से पानी डालना है। देखिए कृत्रिम में इस तरह से पानी डालना है और उसको ये समूह के विद्यार्थी हो या घर के किसी सदस्य को बोलिए कि वो गिनते जाएं, यानी कितने चम्मच आपने पानी डाला, और इसको नोट करते जाइए। देखिए क्या होता है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर पानी डालने पर क्या हो रहा है, वो आप प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा ही समझ सकते हैं इस कृति को करने के बाद। चलिए सोचने के लिए आप सोच सकते हैं, लेकिन बच्चों कृति आप स्वतः करेंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए इस कृति को बड़ों के मार्गदर्शन में ही करना है। ध्यान रखना है स्पंज पूरा गीला होने तक चम्मच से पानी डालते रहिए। इसके बाद भी पानी डालते रहने पर क्या होता है ये देखिए, यानी पूरा गीला हो गया। अब उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ सकते हैं। पानी आप डालेंगे लेकिन पानी आप देखेंगे बच्चों वो पानी निकल जा रहा है,
पानी अब वो छिद्र के माध्यम से, यहाँ पे जो छिद्र बना हुआ है, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, इन छिद्रों के माध्यम से अब देखिए पानी नीचे चला जा रहा है। राइट, इसका मतलब है ये जो स्पंज है अब ये इसमें और अधिक पानी नहीं आ सकता। इसकी जितनी क्षमता थी, जब तक इसकी क्षमता थी तब तक उसमें चम्मच से पानी डालते गए और ये जो स्पंज है पूरी तरह से सोखता गया सोखता गया सोखता गया। लेकिन बच्चों एक समय के बाद, यानी अब वो कितना समय रहा होगा ये तो काउंट करने पे पता चलेगा कि कितने चम्मच डालने के बाद इसकी क्षमता समाप्त हुई, अर्थात पानी जो है वो गिरने लगा। राइट, तो प्रारंभ में स्पंज पर पानी डालने से क्या हुआ वो आपने देखा। स्पंज पर पानी डालते समय आपने क्या सोचा, गीले स्पंज पर और अधिक पानी डालने पर क्या हुआ, यानी इसके बाद पानी रुका नहीं रुका, पानी नीचे गिरने लगा। आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ये आपको देखकर समझना है। तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों तो हम मान लेते हैं कि स्पंज का टुकड़ा वायु के समान है। राइट, तो बच्चों आप देखेंगे कि पानी जो है एक निश्चित सीमा के बाद वो स्पंज में पानी नहीं रुकेगा, पूरा पानी निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से वायु की भी स्थिति होती है बच्चों। यस, तो स्पंज का टुकड़ा कितने चम्मच पानी सोख लेता है, लेकिन स्पंज पूरा गीला होने पर बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगता है। राइट, इसी तरह से जो हवा है, वायु है, वो पूरी तरह से संपृक्त हो जाती है। इसके बाद बच्चों ये सब वो पानी नहीं रोक सकती। इसके बाद ही तो जो वर्षा की हम बात करें, इसके बाद तो पानी फिर नीचे गिरने लगता है। तो कितने चम्मच पानी डालने पर स्पंज से पानी गिरने लगता है ये आपने नोट किया होगा। तो ये आपने उदाहरण जो कृत्य है वो आपने उसे समझा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब स्पंज का पानी धारण करने की क्षमता पूर्ण हो जाती है तब वह संतृप्त हो जाता है। राइट, तो इससे आपने यही सीखा। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। राइट, वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी। राइट, तो ध्यान रखिए वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसकी वाष्प धारण क्षमता और भी अधिक होगी। बच्चों हमने पहले ही सीखा है कि वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु ठंडी होती जाती है। बच्चों आप महाबलेश्वर में या तो आप हिमालय में या तो आप पर्वतीय क्षेत्रों में गए होंगे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए लोग गर्मियों में इसीलिए पहाड़ियों की ओर जाते हैं, पहाड़ों की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर वहाँ पर गर्मियों में भी आपको ठंडी मिलेगी। राइट, तो कभी आप महाबलेश्वर जाइए, कभी कश्मीर या मतलब हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर, मतलब जब कभी आपको अवसर मिले बच्चों अपने परिवार के साथ, तो वहाँ पर आप जाएंगे ऐसे जो है कि गर्मियों में तो आप वहाँ महसूस करेंगे, वहाँ देखेंगे। यस, तो अगर आपको अवसर मिले तो आप महाबलेश्वर जाइए अपने परिवार के साथ, आप देखेंगे गर्मियों में भी वहाँ आपको ठंडा मौसम मिलता है। तो बच्चों इससे यही पता चलता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायु ठंडी होती जाती है। और यही कारण है बच्चों, आपने देखा, आप जानते हैं जैसे कि हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट की बात करें, यस माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा कंचनजंगा, यस K2 की बात करें, तो ऐसे ऐसे जो ऊंची ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं। राइट बच्चों, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यस, तो तात्पर्य ये बच्चों कि हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो जो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं बच्चों वैसे वैसे एक निश्चित ऊंचाई तक तापमान किस तरह से कम होता जाता है, ये हमने देखा। तो एक आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। एक घन मीटर वायु में 15 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण की क्षमता होती है। एक घन मीटर वायु में 15 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण की क्षमता होती है। राइट, ध्यान रखिए जब हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, वाष्प की बात कर रहे हैं, वाष्प धारण क्षमता की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बनती है। राइट,
तो 1 घन मीटर वायु में 15 सेंटीग्रेड तापमान पर 12.8 ग्राम की वाष्प धारण क्षमता होती है। यदि उतनी ही वाष्प उस वायु में हो तो वायु संतृप्त बन जाती है। बच्चों निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो बच्चों नाम से स्पष्ट है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात यह किसी के सापेक्ष नहीं होती, ये जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इससे वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। राइट। उदाहरण के रूप में समझे बच्चों, सागरीय भागों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो जो सागरीय भाग हैं, सागरीय भागों में वायु की जो निरपेक्ष आर्द्रता है वह स्थलीय भागों की तुलना में, ये स्थलीय भागों की तुलना में वायु की अपेक्षा यानी सागरीय भागों में वायु की जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो स्थलीय भागों की वायु की अपेक्षा अधिक होती है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जैसे विषुवत रेखीय प्रदेशों की बात करें बच्चों, तो विषुवत रेखीय प्रदेश में जहाँ निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, यहाँ चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। विषुवत रेखा की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए इक्वेटर लिखा हुआ है, इक्वेटर यानी यही है विषुवत रेखा। अब यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ये आप समझिए, यानी इसके आसपास जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो आप देख पा रहे हैं। तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तो ध्रुवों के पास कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की ओर बढ़िए और चाहे साउथ पोल की ओर बढ़िए, ये तो ध्रुव के पास जो है ये कम होती जाती है, ये ध्यान रखिए। बच्चों इसी क्रम में हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें। जैसे हमने कहा कि बस बच्चों जब मौसम को आप समझते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता दी गई रहती है कि सापेक्ष आर्द्रता आज की कितनी है, कितने प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता है। इससे पता चलता है कि बच्चों जो आर्द्रता है वो प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। बच्चों आर्द्रता का मापन ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, ध्यान रखिए, जब आर्द्रता का मापन करते हैं तो उसके लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता एवं उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण की क्षमता का अनुपात वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी क्या ध्यान देना है बच्चों, किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उसी तापमान, जिस तापमान की हम बात करें उसमें उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात जो है उसे ही वायु की सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। बच्चों सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात करने के लिए उसका एक सूत्र है, यस, इसे प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100। यस बच्चों, तो इस तरह से सापेक्ष आर्द्रता ज्ञात की जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण क्षमता गुणे 100, कितने प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता है उसका ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता की बात करें तो हमने निरपेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में देखा, हमने सापेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में देखा, हमने देखा कि किस तरह से जो सागरीय क्षेत्र हैं अर्थात जो जल वाले क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्र में हमने देखा कि किस तरह से जहाँ पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उसमें से जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वो आपने समझा कि किस तरह से वाष्पीकरण की इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद वाष्प जो है कि किस तरह से वाष्प ऊंचाई पर या यूँ कहें कि ऊपर जाकर, कोई भी चीज़ बच्चों ध्यान रखिए जब गर्म होती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो क्या होती है, वो हल्की होती है और ये ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। राइट, तो इसके बाद जो है कि किस तरह से इवेपोरेशन की प्रक्रिया में बच्चों आगे आपने देखा कि जब वायु किस तरह से संपृक्त होती है, कंडेंसेशन अर्थात संघनन की प्रक्रिया होती है, इसके बाद जो प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षा होती है। तो
यहाँ पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि जब किसी विशिष्ट तापमान एवं विशिष्ट आयतन वाली वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उसी तापमान में वायु की वाष्प धारण क्षमता का अनुपात जो कि सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है, और सापेक्ष आर्द्रता हमने देखा वह प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम अब समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कोष्टक में उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो आपको कोष्टक में 3 विकल्प हैं, जैसे सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और वाष्प धारण क्षमता। करना क्या है बच्चों, यहाँ अ, आ, ई 3 आपको कथन मिलेंगे, इसमें रिक्त स्थान भरना है कोष्टक की मदद से। तो पहला है अ, वायु की रिक्त स्थान है, वायु के तापमान पर निर्भर रहती है। राइट, तो बच्चों सोचिए, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता या वाष्प धारण क्षमता। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, सही जो विकल्प है आपको भरना है वाष्प धारण क्षमता। वायु की वाष्प धारण क्षमता वायु के तापमान पर निर्भर करती है। अब आगे दूसरा, 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है यह देखकर गणना की जाती है। अब क्या देखकर गणना की जाती है बच्चों, यस, तो निरपेक्ष आर्द्रता, 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है यह निरपेक्ष आर्द्रता देखकर गणना की जाती है। और लास्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश में सापेक्ष आर्द्रता कम होने से हवा शुष्क होती है। मरुस्थलीय प्रदेश में सापेक्ष आर्द्रता कम होने से हवा शुष्क होती है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है, आगे फिर मिलेंगे। ओके बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है, आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।